ट्रंप और नेतन्याहू में चल रहा है झगड़ा। ईरान में क्या करना है, कैसा करना है, ये इनको मालूम नहीं। लेकिन ट्रंप चल दिए हैं एक और देश पर हमला करने। अगला टारगेट क्यूबा होगा। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि अमेरिका ने पूरे 30 साल पहले दफन हुआ मुर्दा उखाड़ा है। 21 मई को जस्टिस डिपार्टमेंट ने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के खिलाफ 1996 वाला केस खोल दिया कि राउल कास्त्रो ने 2 विमानों पर हमले के आदेश दिए थे, जिनमें 4 अमेरिकी मारे गए। इसलिए अब उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। कैसी सजा? फांसी पर चढ़ाया जाएगा इन्हें, या उम्र कैद होगी? ये मिस्टर प्रेसिडेंट या मिस्टर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने बताया नहीं। मिस्टर प्रेसिडेंट बस इतना कह रहे हैं कि मैं वो करूंगा जो अब तक किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया है। मार्को रूबियो खुद क्यूबन मूल के हैं, उनके माँ बाप क्यूबा से ही आकर के यूएस बसे थे। 20 मई को उन्होंने स्पेनिश भाषा में क्यूबा वासियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें वो बार बार कह रहे हैं कि क्यूबा में जो बिजली गुल है, खाने की जो कमी है, उसके लिए वहां की वामपंथी सरकार जिम्मेदार है, जबकि दुनिया जानती है कि क्यूबा में तेल की कमी अमेरिकी ब्लॉकेड की वजह से है। इसलिए वहां बिजली की कमी है, कचरा उठ नहीं पा रहा है, ट्रांसपोर्ट ठप है, मुल्क भर के हालात खराब हैं। ट्रंप और रूबियो बार बार लोगों के दिमाग में एक बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वहां लेफ्ट सरकार है उसे वहां से हटना होगा। ईरान की तरह सीधे जनता से तो नहीं कहा जा रहा कि आप ही सरकार हटा दो। बयान दिए जा रहे हैं, पुराने केसेस खोले जा रहे हैं। मार्को रूबियो ने स्पेनिश भाषा में जो संदेश जारी किया उसमें एक संगठन का नाम बार बार लिया गया, गाएसा। रूबियो ने कहा है कि ये संगठन देश की आर्मी चला रही है, जिसकी वहां कमान वामपंथी सरकार के पास है, कास्ट्रोस के पास भी रही है। रूबियो का कहना है कि यह संगठन अवैध तरीकों से कमाई करता है और इसकी कमाई देश के बजट से 3 गुना ज्यादा है। यानी सरकार में बैठे चंद लोगों ने क्यूबा पर कब्जा कर रखा है, वही लोग मलाई खा रहे हैं और आम जनता पिस रही है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच एक गिरफ्तारी भी हुई है। एडिस लास्ट्रेस मोरेरा को 21 मई को पकड़ लिया गया, उनकी नागरिकता भी रद्द कर दी गई है। इल्जाम है कि मोरेरा अमेरिका में रह रही थी, पर साथ ही क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार से जुड़े संगठनों की मदद भी कर रही थी। अब अमेरिका शोर तो बहुत दिनों से मचा रहा है, लेकिन क्या उसके पास कोई प्लान भी है? मदुरो की तरह के राउल कास्त्रो को भी अगवा किया जाएगा? गायसा संगठन की पूरी कहानी क्या है और इतने से देश का यह संगठन अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा है? और क्या इस बहाने अमेरिका क्यूबा पर हमला करेगा? आज के शो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। अमेरिका और क्यूबा के रिश्तों में जो कड़वाहट है वो बहुत पहले से चली आ रही है। अभी जो आप तनाव देख रहे हैं उसकी जड़ें 100 साल पहले पड़ी। अब ये जो कहानी, इसमें क्रांति है, तख्ता पलट है, जासूसी है, हॉर्मुज जैसी नाकेबंदी है और है घाघ राजनीति। कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से। तब लैटिन अमेरिका में स्पेन ने खूब उपनिवेश बनाए, जर्मनी ने भी। लेकिन अमेरिका की नज़र बहुत पहले से क्यूबा पर थी। और वजह क्या थी? इसकी लोकेशन। क्यूबा अमेरिका के फ्लोरिडा के बहुत करीब है, एक स्ट्रिप जो लैंड की आती है। उस दौर में अमेरिकी कारोबारी क्यूबा में पैसा लगा रहे थे, खासकर चीनी उद्योग में। धीरे धीरे क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी प्रभाव बढ़ा, क्योंकि अमेरिकियों का खूब पैसा वहां लग चुका था। ऐसे में अमेरिकी चाहने लगे कि क्यूबा में उनका कारोबार और ज़्यादा फले फूले अपनी ओर चले। लेकिन जो स्पेन के कानून थे उस वजह से ऐसा हो नहीं पाता था, क्योंकि स्पेन को डर था कि धंधे के चक्कर में क्यूबा कहीं अमेरिकी प्रभाव में न चला जाए, क्योंकि क्यूबा में उस समय अमेरिका के खिलाफ विद्रोह चल ही रहा था। स्पेन इसलिए भी नर्वस था क्योंकि उस वक्त क्यूबा में उसके खिलाफ विद्रोह चल ही रहा था। फिर आई 15 फरवरी की तारीख। उस रात एक ऐसी घटना हुई जिसने स्पेन और अमेरिका का युद्ध ही शुरू कर दिया, शूटिंग वॉर। यूएसएस मेन युद्धपोत उस समय हवाना के बंदरगाह में खड़ा था। रात करीब 9:40 पर जहाज के आगे वाले हिस्से में जबरदस्त विस्फोट हुआ। इतना बड़ा धमाका हुआ कि जहाज 2 हिस्सों में टूट गया और कुछ ही देर में डूब गया। इस हादसे में लगभग 266 अमेरिकी सैनिक और अधिकारी मारे गए। अब यह धमाका एग्जैक्टली कैसे हुआ था, इस पर आज तक पूरी सहमति नहीं है कि किस पार्टी ने किया था। उस समय अमेरिकी अखबारों ने लेकिन तुरंत स्पेन पर हमला करने का माहौल बनाया। रिमेंबर द मेन, टू हेल विद स्पेन, ऐसे नारे लगे। अमेरिकी अखबारों ने खूब प्रोपेगेंडा किया और इस तरह शुरू हो गई स्पेन के साथ अमेरिका की जंग। क्यूबा औपचारिक रूप से इसी तरह स्पेन के नियंत्रण से बाहर आया, लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुआ। अब वहां अमेरिकी प्रभाव बढ़ा। टोमास एस्ट्राडा पाल्मा राष्ट्रपति बने, लेकिन वो इतने आज़ाद ख्याल नहीं थे, अमेरिका की सुनकर ही फैसला लेते थे।
1901 में अमेरिका ने फ्लैट संशोधन लागू करवा दिया। इसके तहत अमेरिका को क्यूबा के मामलों में हस्तक्षेप का कानूनी अधिकार मिल गया, यानी क्यूबा कागज पर भले स्वतंत्र हो लेकिन उसकी राजनीति और अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का असर आ गया। आने वाले दशकों में अमेरिकी कंपनियों ने क्यूबा में भारी निवेश किया। होटल, कैसीनो, पर्यटन और व्यापार, हर जगह अमेरिकी पकड़ मजबूत हो गई। करीब 40 साल सब सही चला। फिर 1940 में फुल्गेंसियो बतिस्ता का शासन आया। अब बतिस्ता अमेरिका के तो करीबी थे, लेकिन देश संभाल नहीं पाए। उनकी सरकार में खूब भ्रष्टाचार हुआ। जो विरोध करता उसको बतिस्ता जेल भेज देते, इसलिए महज 4 बरस में सरकार चली गई। उनके पास दिमाग नहीं था लोगों को घुमाने का। फिर उन्होंने 1952 में एक बार और चुनाव में हाथ आजमाया। अब बतिस्ता को अमेरिका का समर्थन था, वहीं सोवियत यूनियन भी दूसरी तरफ से एक्टिव हो रहा था। वो क्यूबा में एक वामपंथी सरकार चाहता था। फिदेल कास्त्रो उस समय बड़े मशहूर नेता हुआ करते थे। 52 वाले चुनाव में वो भी अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाले थे, लेकिन बतिस्ता ने चुनाव ही नहीं होने दिया। सेना की मदद से सरकार पर कब्जा कर लिया और फिदेल कास्त्रो ने कोशिश की। पहले लीगल रूट से वो अदालत गए, बतिस्ता के खिलाफ केस दर्ज करवाया, खूब प्रदर्शन किया, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। इसके बाद क्रांति हुई। कास्त्रो ने चे गुवेरा और अपने दूसरे कॉमरेड साथियों के साथ हिंसा शुरू कर दी। सरकार के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध हुआ। आखिरकार 1959 में क्यूबा की क्रांति सफल हुई। बतिस्ता देश छोड़कर भागे और फिदेल कास्त्रो सत्ता में आए। यहीं से अमेरिका और क्यूबा की दुश्मनी शुरू हुई। जल्दी कास्त्रो ने वहां की तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया। कई अमेरिकी कंपनियों की संपत्तियां सरकारी नियंत्रण में ले ली और इससे ऑब्वियसली अमेरिका नाराज हुआ। अब ये कोल्ड वॉर का जमाना था। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। तो क्यूबा धीरे धीरे सोवियत यूनियन के करीब जाने लगा। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि पहली बार उसके इतने करीब इमीडिएट नेबरहुड में एक कम्युनिस्ट सरकार मजबूत हो रही थी। इसके बाद कई बार अमेरिका ने वहां की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। 1961 में एक बड़ी कोशिश हुई, बे ऑफ पिग्स। अमेरिका ने क्यूबा के लोगों से ही विद्रोह करवाया, पर ऑपरेशन हुआ बुरी तरह असफल। फिदेल कास्त्रो और मजबूत होकर उभर गए। अगले साल यानी कि 1962 में अमेरिका को पता चला कि सोवियत यूनियन क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा की घेराबंदी करवाई। दुनिया कई दिनों तक डरी रही कि कहीं परमाणु युद्ध न शुरू हो जाए, क्योंकि ब्लॉकेड किसी ने लगाया हुआ है और कोई ब्लॉकेड तोड़ना चाहता है। अमेरिकन ब्लॉकेड था और सोवियत शिप्स आ रहे थे। आखिरकार समझौता हो गया। सोवियत संघ ने मिसाइलें हटाई अपनी और अमेरिका ने क्यूबा पर हमला न करने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद अमेरिका ने दूसरे तरीकों से क्यूबा को कमजोर करने की कोशिश की, प्रतिबंध लगाए, सैंक्शंस। धंधा बंद हो गया। सीआईए के जासूस क्यूबा में घुसे। कई बार कास्त्रो की हत्या की कोशिश हुई। वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के जासूस भी क्यूबा में एक्टिव रहे। कास्त्रो की ये मदद करते थे, लेकिन समय एक जैसा कहाँ रहता है। 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया और क्यूबा की रीढ़ टूट गई। इससे क्यूबा की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा। तेल की कमी हो गई, बिजली संकट बढ़ गया, खाने पीने की दिक्कत बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद कास्त्रो की सरकार बनी रही। 1996 में फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने अमेरिका और क्यूबा के बीच टेंशन बहुत बढ़ा दिया और आज फिर उस वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। कहानी शुरू होती है ब्रदर्स ऑफ द रेस्क्यू नाम के एक संगठन से। इस संगठन को क्यूबा से निर्वासित लोग चलाते थे, है ना, जो लोग यूएस जाकर के बसे हुए हैं क्यूबन। आधिकारिक तौर पर इनका क्या काम था कि समंदर में फंसे उन क्यूबन्स को बचाना जो छोटी नावों से भागकर अमेरिका पहुंचने की कोशिश करते थे। नाव पलट जाती है कभी कभी। 1990 के दशक में क्यूबा की आर्थिक हालत खराब थी और खाने की कमी से हजारों लोग देश छोड़ भी रहे थे। जाएंगे कहाँ? ऑब्वियसली यूएस। लेकिन ब्रदर्स ऑफ द रेस्क्यू सिर्फ रेस्क्यू का काम नहीं कर रहा था। कई बार इनके विमान क्यूबा के हवाई क्षेत्र के करीब उड़ते, ऊपर से कास्त्रो सरकार के खिलाफ पर्चे गिराते और लोगों को भड़काते। क्यूबा ने अमेरिकन को बार बार चेतावनी दी कि अगर इस तरह की फ्लाइट्स जारी रहीं तो कार्रवाई होगी। और फिर आया 24 फरवरी 1996 का दिन। सुबह फ्लोरिडा से 3 छोटे विमान उड़ान भरते हैं। इनमें कुल 8 लोग सवार थे। मिशन वही जो हमने पहले बताया, समंदर में लोगों को ढूंढना। लेकिन क्यूबा इस बार रेडी था। इस हवाना में सेना अलर्ट पर थी, रडार्स चालू थे और लड़ाकू विमान तैयार रखे गए थे। कुछ घंटों बाद क्यूबन एयरफोर्स के मिग 21 और मिग 23 लड़ाकू विमानों ने इन अमेरिकन विमानों पर हमला कर दिया। मलबा पानी में गिरा इनका और 4 अमेरिकी नागरिक मारे गए। क्यूबा दावा करता है कि विमान उसके हवाई क्षेत्र में घुस आए थे, इसलिए उसने हमला किया, उसको हक था। अमेरिका कहता है कि ये विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में थे और ये सिविलियन प्लेन थे, इनसे खतरा नहीं हो सकता था। बिल क्लिंटन ने इस घटना के बाद क्यूबा पर और खतरनाक प्रतिबंध लगाए।
उस समय फिदेल कास्त्रो की ही सरकार थी और उनके भाई राउल कास्त्रो रक्षा मंत्री थे। राउल पर आरोप लगता है कि उन्होंने ही सीधे हमले के आदेश दिए थे, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने सीधे इसका आदेश नहीं दिया था और अब इसी को आधार बनाकर राउल पर केस खोला गया है। अमेरिका कह रहा है कि हम अपने नागरिकों की हत्या का बदला लेंगे। मार्को रूबियो पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं क्योंकि वो खुद क्यूबन मूल के हैं, फ्लोरिडा से चुनाव जीतते हैं और यहाँ क्यूबन मूल के नागरिकों की बड़ी संख्या है जिनका वोट अधिकतर रिपब्लिकन्स को जाता है। ये भी इंडियंस जैसा ही केस है। पर ऐसा नहीं है कि अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों ने क्यूबा से दुश्मनी ही चाहिए। 2014 में बराक ओबामा ने क्यूबा के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी। दोनों देशों ने दूतावास फिर से खोले थे। 2016 में ओबामा क्यूबा गए। लगभग 88 सालों में पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यूबा की यात्रा की। तब लग रहा था कि शायद दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो जाएंगे, लेकिन फिर ट्रंप सत्ता में आए और नीति बदल गई। ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा पर प्रतिबंध फिर सख्त किए। अमेरिका ने क्यूबा पर वेनेजुएला की सरकार का समर्थन करने और मानवाधिकार उल्लंघन के इल्जाम भी लगाए। अब जब मदुरो को उठाया गया है तो मदुरो के जो बॉडीगार्ड्स थे वो क्यूबन्स थे, तो इनके पास कारण बहुत है हमला करने के। अब ट्रंप 2.0 है। ट्रंप क्यूबा पर हमले के लिए उत्सुक दिख रहे हैं। उनके बयानों से लग रहा है कि उनके लिए किसी देश पर हमला करना कोई खेल बन गया है। उनकी सरकार क्यूबा को नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बताती है। इतना सा देश है, कहती है कि क्यूबा के रूस और चीन से करीबी रिश्ते हैं। क्यूबा की ज़मीन से दोनों देश हम पर सर्विलेंस करते हैं, हमारी निगरानी करते हैं। अब बात धमकियों से ऊपर जा रही है। आज ही फ्लोरिडा में एडिस लास्ट्रेस मोरेरा की गिरफ्तारी हुई। मार्को रूबियो ने खुद कहा कि उनका ग्रीन कार्ड छीना जा रहा है। इल्ज़ाम है कि मोरेरा का संबंध क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार से है। सीधे संबंध का दावा नहीं किया जा रहा, बल्कि उनके बिजनेस संगठन से मोरेरा का संबंध बताया जा रहा है। प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि उनकी बहन एनिया गुलेर्मिना लास्ट्रेस मोरेरा पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं क्योंकि वो गायसा की एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं। अब सवाल आता है कि ये गायसा क्या है जिसकी वजह से बवाल हुआ है। आसान भाषा में आप इसको कह सकते हैं क्यूबा का फौजी फाउंडेशन। पाकिस्तान की ही तरह क्यूबा में भी सेना के नियंत्रण वाला विशाल आर्थिक साम्राज्य है। बाहर से एक कॉर्पोरेट समूह लगेगा, लेकिन असल में इसका नियंत्रण फौज और कम्युनिस्ट नेतृत्व के हाथ में है। क्यूबा में बड़े होटल, पर्यटन उद्योग, रिजॉर्ट, शिपिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डॉलर स्टोर जहाँ करेंसी आप चेंज करते हो, बैंकिंग और बड़े धंधे गायसा चलाती है, ऐसा अमेरिका का मानना है। उनका ये भी कहना है कि अगर क्यूबा में विदेशी पर्यटक पैसा खर्च करते हैं, होटल में रुकते हैं, या विदेशी मुद्रा देश में आती है वहाँ, तो उसका बड़ा हिस्सा किसी न किसी रूप में इसी नेटवर्क से गुजरता है और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही शामिल हैं जो सरकार के करीबी हैं। पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो की बेटी के एक्स हस्बैंड इसे चलाते थे। अमेरिका का कहना है कि क्यूबा की आम जनता बिजली कटौती, दवाइयों की कमी और खाने की कमी से जूझ रही है, लेकिन जो पैसा सरकार को जाना चाहिए वो इस संगठन के पास जा रहा है, रिजीम में बैठे लोगों की जेब में बंद हो जा रहा है। इसलिए अमेरिका कई सालों से गायसा पर प्रतिबंध लगाता आ रहा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी गायसा से जुड़े कई होटल अमेरिकी प्रतिबंधों की सूची में डाले गए थे। अमेरिका का तर्क था कि अगर अमेरिकी कंपनियां या पर्यटक इन संस्थानों में पैसा खर्च करते हैं तो उसका सीधा फायदा क्यूबन रिजीम को होता है। हम ट्रंप के अलावा सबसे ज्यादा बयान विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सुन रहे हैं। इसकी भी अलग पॉलिटिक्स है। सिर्फ ये बात नहीं है कि वो क्यूबन मूल के हैं, असल में वो फ्लोरिडा से भी आते हैं। यहाँ क्यूबा मूल के लोगों की बड़ी आबादी है। लगभग 30 लाख क्यूबन्स अमेरिका में रहते हैं, क्यूबन मूल के लोग, और फ्लोरिडा की राजनीति में ये मुद्दा बहुत बड़ा है। मायमी के इमिग्रेंट क्यूबन्स जो हैं आज पॉलिटिक्स में अपने लिए जगह बना चुके हैं। 30 लाख बड़ा नंबर होता है यूएस के हिसाब से। उनका अपने इलाके में ठीक ठाक पॉलिटिकल रसूख है। यहाँ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने क्यूबा में अपनी संपत्ति खोई, जेल में वो रहे, या कम्युनिस्ट शासन से भागकर अमेरिका में वो नई जिंदगी शुरू करने आए। इसलिए इनके बीच कास्त्रो सरकार के खिलाफ गुस्सा बहुत भावनात्मक है। मार्को रूबियो इसी राजनीतिक माहौल से निकलकर आए हैं। लंबे समय से कहते रहे हैं कि अमेरिका ने कई बार क्यूबा के साथ नरमी दिखाई, लेकिन क्यूबा नहीं बदला। जब अमेरिका ने ओबामा प्रेसिडेंसी में क्यूबा के साथ रिश्ते सुधारने शुरू किए थे तो रूबियो इसके सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे। ओबामा ने दूतावास खोले, यात्रा नियम आसान किए और दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन रूबियो का कहना था कि इससे जो असली फायदा हुआ आम क्यूबन्स का नहीं, बल्कि क्यूबा की फौज और सत्ता में बैठे लोगों को हुआ। रूबियो को अगला चुनाव लड़ना है राष्ट्रपति का। वैंस भी इस रेस में है, वो तो वाइस प्रेसिडेंट हैं ही। अब वैंस के पास ऑर्थोडॉक्स वोट है, बैकिंग है सिलिकॉन वैली की। रूबियो के पास अमीर बिजनेसमैन का समर्थन है, लेकिन रूबियो अपना समर्थन बेस बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब हमला एग्जैक्टली कब होगा या किस तरह का होगा हम नहीं जानते, पर पृष्ठभूमि उसके लिए तैयार हो रही है। अमेरिकी सर्वेलेंस प्लेन्स क्यूबा पर नजर रख रहे हैं।
फिर अमेरिकी मीडिया में भी इस तरह की खबरें चल रही हैं। 17 मई को एक्सियोस ने दावा किया कि क्यूबा 300 ड्रोन के साथ हमले की तैयारी कर रहा है। हमला फ्लोरिडा पर किया जाएगा, ऐसा भी एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा है। बताइए, एक हफ्ते पहले ही CIA के डायरेक्टर क्यूबा होकर आए हैं, वहां के अधिकारियों से मीटिंग करके आए हैं और अब इस तरह की खबर मीडिया में आ रही है। CIA के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें क्यूबा ने कहा कि हम आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। इसी मीटिंग में अमेरिका ने $100 मिलियन भी क्यूबा को ऑफर किए क्योंकि तेल न पहुंचने की वजह से हालत खराब है। तो जख्म भी खुद देते हैं और मरहम भी खुद लगाते हैं वाली बात है। अमेरिका की वजह से यह हालत क्यूबा के हैं। वेनेजुएला पर हमले से पहले ये स्थिति थी कि पर्याप्त तेल क्यूबा आ रहा था, पर अब नहीं आ रहा। बीच में रूस ने कहा, चीन ने कहा देंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाया। रूस ने कुछ तेल टैंकर भेजे थे, चीन ने भी सोलर पैनल भेजे ताकि बिजली वाली समस्या कुछ हल हो, लेकिन ये मदद काफ़ी नहीं थी। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि अगर क्यूबा पर हमला हो ही जाता है तो क्या ये जो टैंकर भेजने वाले और पैनल भेजने वाले लोग हैं मदद को आएंगे? ऑब्वियसली नहीं। चीन कभी किसी के फटे में पैर नहीं अड़ाता और पुतिन बहुत बिजी हैं अभी यूक्रेन में। वैसे भी उन्होंने एक सीरिया को छोड़ दें तो उन्होंने कहीं बाहर दखल दिया हो, इसका उदाहरण अभी इतने कुछ सालों में मिलता नहीं है। मिड टर्म जब तक के होंगे, कम से कम तब तक हमला न होने के चांस दिख रहे हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ थोपी गई जंग की वजह से ट्रंप की रेटिंग गिरी है। फॉरेन वॉर्स को लेकर के अमेरिकन थोड़े से अब नर्वस से हो गए हैं कि अब नहीं होना चाहिए, हमारा पैसा बाहर क्यों लगे, हमारा जो खून है वहां क्यों बहे। जब ईरान में ऑफ रैम्प मिलेगा उसके बाद ही ट्रंप क्यूबा के बारे में, हमले के बारे में सोचेंगे, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं, बहाने गढ़ रहे हैं, तर्क मजबूत कर रहे हैं। जो भी होगा राजदूत पर आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ हम आज का राजदूत कंक्लूड करते हैं, लेकिन चलने से पहले एक मैसेज है आपके लिए। मणिपुर में पिछले 3 साल से जो चल रहा है आप जानते हैं बहुत चिंताजनक है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सुनाई देती है जिससे हर बार ये लगता है कि आखिर मणिपुर के हालात कब सुधरेंगे। एक सवाल भी उठता है कि 3 साल बाद भी सुधार क्यों नहीं कर पाई सरकार। इसी एक सवाल को लेकर हमारी टीम ने मणिपुर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो 21 मई सुबह 9 बजे हमारे चैनल पर प्रीमियर हो चुकी है। इसमें मणिपुर के इस पूरे संघर्ष में पिस रहे आम लोगों की बात होगी, तो देखना मत भूलिएगा हमारी ये डॉक्यूमेंट्री। हम इस वीडियो को राजदूत के अब कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद ने लिखा था और अयान ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगाम।